एनी इंटरमीडिएट एट रिएक्टेंट साइड। तो उस केस में क्या था कि हमारे आंसर में अगर इंटरमीडिएट आ रहा हो तो उस इंटरमीडिएट को हमें हटाना है बाय द हेल्प ऑफ अदर रिएक्शंस। ये चीज हम कर चुके हैं लास्ट क्लास तक, ठीक है ना। अब तीसरा केस हम पढ़ रहे हैं, केस थर्ड। इफ आरडीएस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, आरडीएस का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो उस केस में हमें क्या करना है? तो इस केस में हमारा तरीका है यूज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यूज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि एट ए सर्टेन टाइम इंटरवल इंटरमीडिएट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी पहले तो मैं लिखूं कि दिस इज कांस्टेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड, इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। और अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dt इंटरमीडिएट, तो ये चीज क्या आने वाली है? जीरो। दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। यानी हमने एक सर्टेन इंटरवल के लिए इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया है, और कांस्टेंट जैसे ही मानेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या चेंज इन द रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चीज हो जाएगी? जीरो। कर्व के हिसाब से देखें हम, तो मैं यहां ले रहा हूं वाई एक्सिस पे इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन और इधर ले रहा हूं मैं टाइम। अब ऐसा होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इंटरमीडिएट बनना चालू होता है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट बनना चालू होगा। अब एक्चुअल कर्व कैसा होता है कि इंटरमीडिएट बना और फिर बाद में खत्म होना चालू हो गया। कर्व जाएगा ऐसे और फिर बाद में ऐसे। हमने क्या किया कि कुछ देर के लिए हमने मान लिया कि कॉन्सेंट्रेशन इंटरमीडिएट की कांस्टेंट हो गई और वापस खत्म हो गई। यानी कि शुरू में भाई जैसे मान लो ए से सपोज करो बी और बी से सी, तो ये जो बी बीच में बन रहा है इसको मैं क्या कहूंगा? इंटरमीडिएट। तो पहले तो ए कन्वर्ट होगा बी में, ठीक है ना, और बाद में बी कन्वर्ट होगा सी में। तो शुरू में बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और उसके बाद फिर कम होती जाएगी, है ना। एक्चुअल कर्व होगा ऐसे। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? कुछ देर के लिए ऐसा टाइम आया जब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट। और जैसे ये कांस्टेंट हो जाएगी तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। यानी लैंग्वेज वाइज अगर मैं बोलूं तो ये बोल सकते हैं अपन कि इनिशियली इंटरमीडिएट concentration increases at a certain time period या time interval rate of formation of intermediate is equal to rate of consumption of intermediate। इसी को हम बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट, है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब समझ लीजिए कि हम एक ऐसा टाइम इंटरवल मान रहे हैं जिस टाइम इंटरवल पे जिस स्पीड से इंटरमीडिएट बन रहा है
उसी स्पीड से इंटरमीडिएट खत्म भी हो रहा है। अगर कोई चीज के बनने की स्पीड और उसके खत्म होने की स्पीड बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन थी, और इक्विलिब्रियम अगर आ चुका है तो कॉन्सेंट्रेशन हर रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन की हम क्या मानते हैं, प्रोडक्ट की क्या मानते हैं, कांस्टेंट। ठीक, तो इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। तो हमने इक्विलिब्रियम किसके रेफरेंस में माना है, इंटरमीडिएट के रेफरेंस में, कि जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से खत्म होने लग गया हो। तो जितनी देर तक ये कंडीशन रहेगी, जितनी देर तक ये कंडीशन रहेगी, उतनी देर तक इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और जैसे ये कांस्टेंट हुआ तो मैं इसमें चेंज क्या मान सकता हूं, 0। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं तो आंसर, इसका मतलब अज्यूमशन से जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट थोड़े आ सकता है, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने नाम दिया एप्रोक्सीमेशन। और स्टेडी स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टेडी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट के रेफरेंस में हम बोल सकते हैं इसे इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। समझिए बात हो, नोट कीजिए सर। ये पोर्शन में इसमें हमें ये लिखा हुआ नहीं है कि स्लो कौन सा और फास्ट कौन सा। जब क्वेश्चन में लिखा ना हो कि स्लो कौन सा है तो उस केस में हमें मतलब निकालेंगे कि RDS इज नॉट गिवन। और जब RDS नॉट गिवन वाला केस है तो ये हमने पहचान लिया कि इन दिस क्वेश्चन RDS इज नॉट गिवन। और RDS इज नॉट गिवन इसका मतलब यूज स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। और स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि जो भी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को मुझे क्या मान लेना है, कांस्टेंट। अब ये बताइए इंटरमीडिएट यहां कौन सा है, जो इस मेन रिएक्शन में नहीं आ रहा, ठीक है। मेन रिएक्शन में O नहीं आ रहा है तो O की कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या माननी है, कांस्टेंट। और अगर मैं टाइम के साथ इसमें चेंज देखूं तो DO इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। लेकिन ये जो DO है इसे मैं लिख दूं यहां टोटल। टोटल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो है तीनों में O इन्वॉल्व है। अगर मैं मानूं कि रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है तो हर स्टेप में O आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक डाउट बच्चे के दिमाग में आएगा कि नॉर्मली जितने स्टेप्स हैं उन सबको जोड़ने पर ये आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो ये तो नहीं आएगा। देख लो आप, इसे जोड़ूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया ना, और बचेगा सिर्फ ये, ठीक है। तो एक्चुअली ये इन दोनों को जोड़ने पर ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनली दिस रिएक्शन वाज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में मैंने इसी प्रॉब्लम कराई है आपको। जैसे अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर दूं तो O3 से O2 प्लस O हो गया, और नीचे कौन सा है, O3 प्लस O से यहाँ 2O2। जब आप इसको जोड़ोगे तो 2O3 से क्या आ गया, 3O2। समझ बात है। तो लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था उसी को हमने तोड़कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपन हो सकता है वहां पे कंफ्यूज हो जाए कि रिएक्शन गलत दी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम को तोड़कर हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड को अलग कर दिया। अब इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे आगे, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए रेट निकालनी है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट रेट एक्सप्रेशन। अब रेट एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं इसके लिए रेट कैसे लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू माइनस DO3 अपॉन DT अपॉन कितना आएगा, सही, बराबर क्या आएगा, प्लस DO2 बाई DT अपॉन 3। अब यहां पे सावधानी ये रखनी है अपन को कि ये जो आएगा ये टोटल आएगा, दिस इज टोटल, दिस इज टोटल। टोटल में क्यों यूज कर रहा हूं,
क्योंकि यहां पर O2 जो है यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। अब टोटल कैसे लिखा जाता है पहले वो समझेंगे, ठीक है। अच्छा, रेट अगर मुझे निकालनी है तो मुझे आइदर ये पता लग जाए या फिर मुझे ये पता लग जाए, दोनों में से, तो मैं रेट एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं। अब मैं लिख रहा हूं कि अगर किसी के लिए टोटल लिखना है DO3 टोटल, तो वो सीधा होता है बाई dt टोटल इज इक्वल टू DO3 बाई dt फॉर फर्स्ट प्लस, अब इसको रिएक्शन को नाम देता हूं मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, प्लस DO3 बाई dt फॉर सेकेंड प्लस DO3 बाई dt फॉर थर्ड। यानी टोटल निकालने के लिए सबका एल्जेब्रिक सम लेना है। साइन यहां पे नहीं आएगा। जैसे बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि जैसे O3 यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में है, तो प्लस या माइनस आना चाहिए, ठीक है ना। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो टोटल रेट है वो सभी रेट का सिंपल एल्जेब्रिक सम, साइन बाद में आएगा, ठीक है ना। तो ये एल्जेब्रिक सम O3 का हर रिएक्शन का अलग अलग रेट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के हिसाब से, उन सबका समीशन क्या होगा, टोटल रेट। ऐसे कैसे मैं लिखूं DO2 बाई dt टोटल, तो ये चीज हो जाएगी DO2 बाई dt फॉर फर्स्ट प्लस DO2 बाई dt फॉर सेकेंड प्लस DO2 बाई dt फॉर थर्ड। ये हमने लिख लिया एल्जेब्रिक सम, और इस रिएक्शन को मैंने नाम दे दिया 4। दिस रिएक्शन इज, या इसको 4 नाम देते हैं अपन, दिस इज 4, 5 और यहां पे ये रिएक्शन नाम दे दूं 6। अब अगला मैं निकाल रहा हूं DO बाई dt टोटल। ये चीज हो जाएगी DO बाई dt फॉर फर्स्ट प्लस DO बाई dt फॉर सेकेंड प्लस DO बाई dt थर्ड। यानी आपको क्या करना है, जिसके लिए भी टोटल निकालना है वो जहां जहां आ रहा है उन सब रिएक्शंस में उसकी रेट का सम कर देना है। अगर कहीं पर नहीं आएगा किसी रिएक्शन में तो जीरो हो जाएगा। मान लो मैं चौथी रिएक्शन ऐसी लिखता जिसमें O नहीं आता, तो फिर उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी अपन को। तो हमें सिंपली क्या करना है, जिसका भी टोटल रेट निकालना है जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो वो एल्जेब्रिक सम करना है सभी रिएक्शंस की रेट का सम। सभी रिएक्शन की रेट का सम का क्या मतलब है कि जितनी भी स्टेप्स दिए हुए हैं उन सब में वो जहां जहां अपीयर हो रहा है उन सब में उसकी रेट होगी। जैसे यहाँ पे खत्म होगा यहाँ बनेगा, यहाँ ओजोन क्या होगा, खत्म होगा। ऑक्सीजन जैसे यहाँ बन रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक। तो टोटल रेट इज सिंपल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रेट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि यहां से फर्स्ट रिएक्शन के लिए जैसे मैं लिख दूं O3 से K1 O2 प्लस O, अगर इसकी रेट में R1 लिख दूं तो R1 का एक्सप्रेशन कैसे आएगा बताइए। K1 इंटू O3 पावर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम सभी स्टेप्स को कौन से मान रहे हैं, एलिमेंट्री स्टेप। तो एलिमेंट्री स्टेप के लिए रिएक्टेंट देखना है और उसके ऊपर पावर देखनी है। द पावर कैन बी यूज्ड एज सेम एज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो माइनस डी O3 बाई dt फर्स्ट बराबर प्लस DO2 बाई dt फॉर DO बाई dt फॉर फर्स्ट। फर्स्ट साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हम पहले वाले के लिए लिख रहे हैं। अब दूसरी रिएक्शन लूं मैं O2 प्लस O से O3 K2। इसके लिए रेट R2 कैसे लिखेंगे बताओ। R2 इज इक्वल टू K2 इंटू O2 की पावर 1 O की पावर 1, सही है। O2 की पावर 1 और O की पावर 1। इसे मैं आगे कैसे लिख सकता हूं,
माइनस dO2/dt किसके लिए, सेकेंड के लिए, बराबर माइनस dO/dt किसके लिए, सेकेंड के लिए, बराबर प्लस dO3/dt किसके लिए, सेकेंड के लिए। ये एक्सप्रेशन लिख लिया मैंने दूसरी के लिए। अब हम तीसरी रिएक्शन लें। तीसरी है O3 प्लस O से K3 से 2O2। R3 को कैसे लिख सकता हूं, R3 इज इक्वल टू K3 इंटू O3 की पावर 1 O की पावर 1 बराबर, यहां लिखूंगा मैं माइनस dO3/dt, O3/dt 4/3 बराबर माइनस dO/dt 4/3 बराबर प्लस dO2/dt 1/3 अपॉन, सही। यानी पहला स्टेप हमने क्या करा, यहां से समझ लो आप, ये रिएक्शन में हमें आरडीएस नहीं दिया हुआ है। जब भी आरडीएस नहीं दिया होगा, यूज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यानी उस केस में जो इंटरमीडिएट है O, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मानना है, तो इसकी रेट में चेंज अपने पास क्या हो जाएगा, 0। लेकिन रेट कौन सी लेनी है, टोटल। इसका एक्सप्रेशन रेट का मैं कैसे लिखूं, माइनस dO3/dt अपॉन 2 प्लस dO2/dt अपॉन 3, लेकिन ये दोनों कौन से आएंगे, टोटल। अब मुझे या तो ये मालूम करना है, या मैंने क्या किया कि तीनों के लिए टोटल निकालने के लिए हमने एल्जेब्रिक सम कर दिया 1, 2 और 3 का। इधर भी 1, 2, 3 का टोटल, 1, 2, 3 का टोटल, ठीक। अब ये करने के बाद इन तीनों स्टेप के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इधर। इसके लिए R1 बराबर K1 O3, R2 K2 O2 इंटू O, और R3 K3 O3 इंटू, और बाकी का एक्सप्रेशन तो आपको आता ही है। कैसे लिखना है, माइनस dO3/dt अपॉन 1 बराबर प्लस dO2/dt अपॉन 1 और बराबर प्लस dO/dt अपॉन 1, ठीक है ना। और इन सबके साथ साइन लगा दिया 1, क्योंकि पहली रिएक्शन के लिए ये 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहां से अगर जैसे मान लो आइदर ये तो, या तो ये चुन लेंगे या ये चुन लेंगे, और हम इन दोनों, क्योंकि मुझे या तो ये निकालना है या ये निकालना है, ठीक है ना। और इनको कहां पुट करना है अपन को, ये निकाल के इस एक्सप्रेशन में। तो मान लीजिए मैं ये चुनता हूं, तो इसको चुनने के बाद हमें ये तीनों चाहिए। ये तीनों कहां से आएंगे, इसको मैं मार्क कर लूं। मान लो हमने dO3 चुना है, तो dO3/dt ये यहां से, ये तो पहला वाला हो गया। उसके बाद जो है दूसरा वाला ये हो गया, और तीसरा वाला कहां हो गया, माइनस साइन को हटा के चूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू रखनी है। तो माइनस कहां चला जाएगा, है ना। मैं क्या करूंगा, इन तीनों की वैल्यू उठाकर किस में रखने वाला हूं, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, और जैसे ये मिलेगा इसको उठा के हम कहां रख देंगे, यहां, है ना। तो पहले तो अपन ये स्टेप करेंगे, ये आप नोट कीजिए यहां तक। तो हम dO3/dt टोटल निकालने जा रहे हैं, जो कि सम होगा इन तीनों का, 1, 2 और 3 का। और 1, 2, 3 अपन कहां से उठाएंगे, वहां से, ठीक। तो बताइए 1 वहां से देख के बताइए कितना आएगा, माइनस K1 O3, 2 के लिए क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू प्लस K2 O2O, ठीक है, बराबर तीसरे के लिए क्या आएगा, थर्ड। आप समझ रहे हैं, यहां से तीसरा यहां से उठाया मैंने ये वाला, तो ये कितना आया, माइनस K3 O3O, सही है। अब ये हमारा आंसर हो सकता था अगर इसमें इंटरमीडिएट नहीं आता, तो यहीं से हम चेक करेंगे। अगर यहां O नहीं आ रहा होता कहीं भी, तो मैं सीधा उठा के इसे यहां पुट करता और आंसर लिख देता। लेकिन O आ रहा है तो उसे हटाना जरूरी है। अब O कैसे हटाएंगे वो देख रहे हैं। पहले तो इसको मैं अरेंज कर लूं, बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस K3 O3
ठीक है, प्लस ओ बाहर ले लिया अपन ने, और यहाँ K2O2 माइनस K3O3। सही है। अब प्रॉब्लम किसमें है, ठीक है, K1, हाँ माइनस K1O3। अब प्रॉब्लम किसमें आ रही है, इस वाली चीज में। ये वाली चीज जो है हमें हटाना जरूरी है। ये क्या है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट को हटाने के लिए अब यहां से, अभी तक तो हमने स्टेडी स्टेट का यूज नहीं किया है, अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि DO/dt टोटल शुड बी इक्वल टू 0। समझे बात? और ये टोटल मतलब किस चीज को 0 बोला गया है, ये चीज क्या बोली है, 0। इसी को 0 मानना ही क्या कहलाता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब अगर ये 0 है तो ये तीनों का सम है, ठीक ना। अब ये जो तीनों का सम है ये कहां से उठाऊंगा मैं, यहां आ जाता है अपन, ये वाली चीज उठानी है अपन को, DO/dt फॉर फर्स्ट, फिर उठाना अपन को DO/dt सेकेंड, और फिर उठाना है DO/dt। ठीक, तीनों की वैल्यू उठाकर मैं इधर ले आता हूं, बराबर। बताइए वहां से देख के बताइए क्या आएगा, इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा K1O3, दूसरे के लिए माइनस K2O2O, आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस K3O3 इंटू O। सही, चेक कर लीजिएगा इसे, ये आएगा। यहां से ये चीज तो 0 है, मैं इसे उठा के इधर ले आऊं तो O बराबर आएगा K1O3 अपॉन कितना आ जाएगा, K2O2 प्लस K3O3। चेक कर लो एक बार, ये आएगा कि नहीं आएगा। इस पूरी चीज को अपन ने किसके बराबर कर दिया, 0। यही चीज क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट। ठीक, अब ये यहां से O का एक्सप्रेशन निकाला मैंने, O का एक्सप्रेशन यही आएगा। अब इस O के एक्सप्रेशन को हम कहां पुट करेंगे, यहां पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि O का एक्सप्रेशन इनकी टर्म्स में है, ठीक ना। अगर मैं इसे उठा के यहां पुट कर देता हूं तो इंटरमीडिएट हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पुट करके यहां पर हमने इंटरमीडिएट को हटा दिया। अच्छा, इसे पुट करने के बाद ये आ गया, और जब ये चीज आ गई तो इसे मैं कहां पुट कर दूंगा, यहां पुट करने के बाद क्या चीज आ जाएगी, R, ठीक है ना। तो अब आप आंसर बताइए सोल्व करके मुझे, ठीक है ना। यहां से इसको पुट करके ये आएगा, और इसे DO3/dt टोटल को यहां रखकर रेट का एक्सप्रेशन, आपको R का एक्सप्रेशन निकालना, सोल्व करके मुझे आंसर बताइए। चलिए बताइए, यहां से O का एक्सप्रेशन रखने के बाद DO3/dt टोटल कितना आता है, इज इक्वल टू, सोल्व किया हो किसी ने, तो ये कितना आता है, माइनस K1O3 K1 माइनस K1 K3 O3 का स्क्वायर अपॉन, नीचे आ रहा होगा K2O2 प्लस K3O3। वो बाद में कैंसिल आउट होगा, ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन को हमें कहाँ रखना है, R इज इक्वल टू माइनस DO3 टोटल डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये चीज रखने के बाद अगर मैं यहां रख दूं तो ये आ जाएगा K1 K3 O3 का स्क्वायर अपॉन K2 O2 प्लस K3 O3। ये हमारा आंसर है, पर इसमें एक बार इंश्योर कर लेंगे अपन कि लास्ट में कोई इंटरमीडिएट नहीं आता,
तो इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको हम आंसर। अब इससे आगे जो है रेट एक्सप्रेशन तो ये आ गया। अगर मैं पूछूं कि टोटल ऑर्डर क्या है यहाँ पे इस रिएक्शन का, ठीक, इस रिएक्शन में ये एक्सप्रेशन आ गया, तो टोटल ऑर्डर क्या है? टोटल ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे अपन टोटल ऑर्डर को नहीं बता सकते, लेकिन अगर मान लो मैं पहला केस ये कर दूं कि O2 इज टेकन इन एक्सेस, अगर मान लो मैं ये केस कर दूं एक्सेस, तो जैसे मैं O2 को एक्सेस में ले लूंगा तो ये चीज तो नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अगर हम किसी चीज को एक्सेस में ले लें तो उसकी बगल वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब R बराबर क्या आ जाएगा, K1 K3 O3 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच जाएगा, K2 O2, और अगली टर्म तो मैंने नेग्लेक्ट करके 0 मान। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं K1 K3 अपॉन K2 O3 का स्क्वायर अपॉन O2। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है 2, और इसके रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है -1। यहां गलती हो सकती है। और टोटल ऑर्डर अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर क्या होगा 2 - 1, यहां बताया जा सकता है। सेकंड केस में ले लूं कि O3 इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट। अगर ये एक्सेस ले लिया है तो मैं R बराबर क्या लिख सकता हूं, K1 K3 O3 का स्क्वायर, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है ऊपर वाले को, नीचे आ जाएगा 0 प्लस K3 O3, यानी ये चीज हो गई कैंसिल आउट होने के बाद K1 O3, सही है। और K1 O3 आ गया, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया 1। ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो यहां से क्या बोल सकते हैं अपन, इज इक्वल टू, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कि जो अपन ने आंसर लिखा है वो सही है नहीं है कैलकुलेशन से, समझिए बात। 0.000, ठीक। तो इसको मैं लिख दूं यहाँ, तो K1 इंटू 1000 अपॉन, या मैं सिंपल इसको समझाने के लिए सिर्फ ये लिख रहा हूं कि मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन है A अपॉन A प्लस B। अब आप ये देखो A की वैल्यू तो मैंने कितनी रख दी 10,000, नीचे में 10,000 में ये जोड़ूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना, यानी कि मैं जो B कम दिया हुआ है उसको नेग्लेक्ट करके सिंपली क्या लिख सकता हूं, और आंसर कितना आ गया। अब अगर मान लो मैं इसी में दूसरा केस ले लूं, A 0.0001 है और B की वैल्यू 1000, तो A को मैं 0.001 लिखूं और यहां से A 0.0001 प्लस 1000, तो मैं इसके कंपेयर में इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, पर मैं क्या इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, वरना आंसर ही नहीं आएगा। अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो ये तो 0 आएगा ना हमेशा, समझ बात। तो नेग्लेक्ट हमेशा किसी और के कंपेयर में किया जाता है, अगर अकेली कोई टर्म हो तो नेग्लेक्ट नहीं मानी जाती, समझ बात। क्या चीज है, क्या बोल रहे हैं बताओ। रेट इसकी 0 होगी, पॉसिबल तो है, अगर रिएक्शन ही रेट 0 होने का मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। फिर हम रेट की बात क्यों करेंगे, फिर हम पागल है रेट की बात करेंगे। जैसे दीवार है ऐसी की ऐसी है तो इसकी रेट की बात थोड़े करेंगे भाई, चेंजेस होंगे तभी तो रेट की बात करेंगे। अब चेंजेस हो रहा है तो कंसिडर तो करना ही पड़ेगा ना। केस तो पॉसिबल, R0 वाला केस नहीं, फिर काइनेटिक चैप्टर ही नहीं होगा ना। तो अगर रेट की बात नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो फिर रेट की बात चाहिए भाई। जैसे अगर मान लो बैंक में अगर आपके पास 0.0001 मिलियन डॉलर रखे हों, तो बैंक ये थोड़े कहेगा कि यार ये नेग्लिजिबल है, भूल जाओ इसको, समझ बात। तो कोई भी टर्म जो है चाहे 10 रुपए ही है, तो 10 रुपए भी बड़ी टर्म है। अब 10 रुपए कोई छोटी मोटी टर्म नहीं है। अगर जेब में तुम्हारे 100 रुपए रख दिया जाए तो नेग्लेक्ट नहीं माना जा सकता उसको, लेकिन तुम 100 रुपए लेकर अंबानी के सामने खड़े हो जाओ, बोला मेरे पास ही पैसे हैं,
ठीक है ना। तो उस टाइम तुम नेग्लेक्ट माने जाओगे। तो कंपैरिजन हमेशा किसी के नेग्लेक्ट में किया जाता है। तो 10 रुपए को मैं कभी भी जीरो नहीं मान सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं 10 को जीरो कब मान सकता हूं, जब मैं अंबानी के सामने खड़ा हूं, है ना। तो ये सिंपल ये प्रिंसिपल है इसका कि कोई भी अकेली टर्म चाहे 5 रुपए हो, 0.001 ही हो, उसको नेग्लेक्ट नहीं मानेंगे अपन, जीरो नहीं मानेंगे। अब बात समझ आएगी। अब ऐसा नहीं है कि तुम 10 रुपए लेके किसी भिखारी के सामने खड़े हो गए, बोले मैं अंबानी बन गया हूं, ठीक है ना। उसके पास 1 रुपया पड़ा हुआ है और तुम 10 रुपए लेके घूम रहे। तो ये सब नेग्लिजिबल का गेम है। चलिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बातें नहीं भाई आपस में। कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं वो है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन का मतलब ये है कि मान लो अगर मैं कोई रिएक्टेंट ए लेता हूं और ये बी में जा रहा है और साइमल्टेनियसली ये सी में भी जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक ही कंटेनर में ऐसा पॉसिबल है रेडियो एक्टिव डीके के टाइम। मोस्टली ये चीज हम रेडियो एक्टिव डीके के साथ सोच रहे हैं। कई बार ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं जो टूटकर 2 स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं साइमल्टेनियसली, यानी ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है और उसी टाइम उसी कंटेनर में ए से सी भी बन रहा है। यानी शॉर्ट में मैं कह सकता हूं कि ए का कुछ पार्ट तो बी में चला गया और इसी ए का कुछ पार्ट किस में चला गया, सी। यानी मैं इसको ऐसे बोल दूं कि t इज इक्वल टू 0 पर ए से यहां पे मैं लिख रहा हूं b प्लस सी बन रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे मैं ये a ले लूं, ये 0 0, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम t, a में से मैंने x तोड़ दिया, वो x चला गया इसमें, कितना बन गया ये x। और उसी टाइम इस a में से y टूटा और y टूट कर ये कितना बन गया y। तो इसका कुछ पार्ट किस में चला गया, यानी x अमाउंट तो इसमें कन्वर्ट हो गया और y अमाउंट इसमें कन्वर्ट। लेकिन ओवरऑल a में से कितना खत्म हुआ है, समझिए बात को, ठीक है ना। तो अब इसमें डेरिवेशन करने के लिए हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये अपन डिराइव कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट इनके ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं कि रिएक्शंस के लिए ये K1 K2 लिमिटेशन ये है कि वी आर डिराइविंग एक्सप्रेशन ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इसको आप पूरा ऐसे लिखिएगा, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है उनको 2 भाग में तोड़ रहे हैं कि ए से बी बन रहा है, ए से बी मैंने लिखा K1 और यहां ये रिएक्शन फर्स्ट, और ए से सी हमने दूसरी रिएक्शन लिखी है K2, ठीक। इसके लिए अगर मैं R1 लिखूं तो R1 क्या आएगा, माइनस DA बाई DT फॉर फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया ये चीज, इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस DB बाई DT किसके लिए, सेकेंड सॉरी फर्स्ट के लिए, बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा K1 इंटू ए, सही। इसके बाद दूसरी रिएक्शन के लिए मैं R2 लिखूं, R2 कैसे लिखा जाएगा, माइनस DA बाई DT, कौन सी रिएक्शन, सेकेंड, बराबर प्लस DC बाई DT, कौन सी रिएक्शन, सेकेंड, बराबर इसे क्या लिख सकता हूं,
बराबर K2 इंटू ए, K2 इंटू ए, सही। और अगर मुझसे पूछा जाए कि डीए बाई डी टी टोटल क्या होगा, तो टोटल होता है एल्जेब्रिक सम डीए बाई डी टी फॉर फर्स्ट प्लस डीए बाई डी टी फॉर सेकेंड। यहां साइन नहीं आएगा, ना ही कोफिशिएंट्स आएंगे। जब अपन टोटल रेट की बात कर रहे हैं तो टोटल रेट होगा सभी का सम विदाउट एनी साइन, विदाउट एनी कोफिशिएंट, सिंपल एल्जेब्रिक सम 1 + 2 + 3 जितनी भी होगी। अब मैं क्या करूं, यहां से डीए बाई डी टी उठाऊं, यहां से डीए बाई डी टी उठाऊं और इसको कहां पुट कर दें अपन, यहां। अगर इसको मैं पुट कर दूं तो क्या चीज आएगी बताओ, डीए बाई डी टी टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू माइनस K1A माइनस K2। सही है बात। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस K1 + K2 इंटू ए। अब मैं यहां से मान रहा हूं K टोटल इज इक्वल टू, K टोटल को मैंने K ओवरऑल लिखा इज इक्वल टू K1 + K2। तो आपको क्या मानना है, पहला एक्सप्रेशन ये याद रखना है कि K टोटल क्या होता है, सभी का सम। सभी का सम मतलब जितने भी K वहां दिखाई दे रहे हैं रिएक्शन में, उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या कहलाता है, K ओवरऑल या K टोटल। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, K ओवरऑल। ये पहला रिजल्ट है जो आप याद करोगे। आसान है चीज। अगर मान लो ऐसा होता कि यहां पे मैं K1, K2 और तीसरी और लिख देता K3 के लिए, तो आप सिंपली इसको मैं जनरलाइज करके कर दूं, K टोटल बराबर K1 + K2 + K3 और जितने भी हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम। समझ गए बात को? 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, तो हम सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। इधर आ जाते हैं। पहला रिजल्ट कौन सा ध्यान रखना है, K टोटल इज इक्वल टू K1 + K2। अब K टोटल को मैं ऐसे लिख दूं ln2/T टोटल बराबर ln2/T1 + ln2/T2। तो 1/T ओवरऑल इज इक्वल टू 1/T1 + 1/T2। ये दूसरा रिजल्ट है वे T1, T2 आर हाफ लाइफ्स, तो अगर मुझे K1 और K2 की बजाय हाफ लाइफ दे दिया जाए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, और मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो हम किसका यूज करेंगे, इसका। अगर मुझे K1 और K2 दे दिए हैं 2 सेकेंड इनवर्स, 3 सेकेंड इनवर्स, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम करूंगा। कितना आ गया, 5। तो वो जाएगा K टोटल या K ओवरऑल। अब इस केस में यहां पे जो है इस चीज को उठा के मैंने यहां रखा एक्सप्रेशन में, माइनस डीए बाई डी टी ओवरऑल इज इक्वल टू K1 + K2। यहां से जो है ये तो प्लस में है माइनस, और इसकी जगह मैं सीधा लिख देता हूं, ये वाला रिलेशन जो है इसको K नोट माना और ये कॉन्सेंट्रेशन बना। ऐसा डेरिवेशन अपन कर चुके हैं ना पहले, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है तो आपको याद हो तो एक्सप्रेशन ये आता था AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। K की जगह क्या लिखूं, या इसको मैं लिख सकता हूं CT इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KT। यानी कि A की कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको फॉलो करने वाली है। ठीक, यानी समय के साथ क्या होगा, जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन AT घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा कमी आती है, ठीक है ना। तो मुझे कौन सा रिजल्ट याद करना है, ये रिजल्ट भी कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला रिजल्ट K1 + K2 और दूसरा रिजल्ट K1। अब आगे देखते हैं रिजल्ट। एक एक्सप्रेशन ये लिखा मैंने कि dB/dt, dB/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू A। लेकिन ये A0 होगा या AT होगा, ये AT होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ तो ये चीज चेंज हो रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
K1 A नॉट ई की पावर माइनस K नॉट टी लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां पे dB इज इक्वल टू ये लिख दूं K1 A नॉट ई की पावर माइनस K नॉट टी और यहां कर दूं dt, इसका इंटीग्रेशन कर दूं और इसका इंटीग्रेशन कर दूं। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? 0 से t तक। तो dB का इंटीग्रेशन तो मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपल b इज इक्वल टू bt इज इक्वल टू, भाई ये चीज कहां से कहां जा रही है? 0 से bt तक, और टाइम कहां से कहां जा रहा है? 0 से t तक। ये चीज हो जाएगी K1। यहां पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर, इसको मैं पूरा लिखूं, K1 इंटू ए नोट, ये चीज हो जाएगी e की पावर माइनस K नोट टी अपॉन माइनस K नोट, और लिमिट इसकी 0 से t। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा K1 अपॉन K नोट, यहाँ आएगा ए नोट, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस K नोट टी। ठीक, यहां मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं K नोट की जगह K1 अपॉन K1 प्लस K2, ये ए नोट और 1 माइनस ई की पावर माइनस K नोट टी। K नोट का क्या मतलब है? K1 प्लस K2, और ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो गई? BT की। एक क्वेश्चन अपन को ये, इस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये रिजल्ट भी हमें याद रखना पड़ेगा। आइदर या तो हम डिराइव करें एग्जाम में या फिर हम याद करें। ज्यादा बेटर ये है कि आप इस रिजल्ट को याद करें, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में कि अपन अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आया तो हम वहां से वहां तक ये पहुंचे, है ना। तो ये रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे। अगर ऐसे के ऐसे ही मैं ये वाला रिलेशन ले लूं, ये रिलेशन क्या बोलता है कि dc बाई dt इज इक्वल टू K2A। अगर मैं ऐसे के ऐसे रखकर इसको सोल्व करूंगा तो ये चीज आएगी T इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस K2, और यहां आ जाएगा ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस K नोट टी। ये चेंज कैसे हो गया? क्योंकि यहां कोफिशिएंट क्या था? यहां कोफिशिएंट K1 था, और यहां कोफिशिएंट क्या है? K2। तो सिर्फ रिजल्ट में अंतर यह है कि K1 अपॉन K1 प्लस K2 और ये K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब हमें क्या चीज याद करनी है वो बता रहा हूं। ये वाला B और C का कॉन्सेंट्रेशन आपको टाइम t के बाद यहां दिखाई दे रहा है। अगर मैं BT अपॉन CT कर दूं तो ये रेशियो क्या आने वाला है? K1 अपॉन K2। समझ बात? अब इस पे बेस हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल मैंने लिया कि A से B और यहां से C, K1 बराबर 2 सेकेंड इनवर्स और K2 बराबर 3 सेकेंड इनवर्स। पहला पार्ट मुझसे पूछा है व्हाट इज K टोटल या ओवरऑल, कितना होगा K टोटल? सीधा बता सकते हैं, इज इक्वल टू 5 सेकेंड इनवर्स। पहला पार्ट आसान है बिल्कुल, K1 प्लस K2 करना है। दूसरा पार्ट ओवरऑल हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बताइए क्या करूं मैं? बराबर ln2 अपॉन K टोटल, मतलब कि 0.693 अपॉन क्या जाएगा? ये कर लिया अपन ने। यूनिट क्या आएगी इसकी? सेकंड। यूनिट पे ध्यान देना ही बहुत जरूरी है। हो सकता है यहाँ पे मिनट में दे रखा होता, ठीक है ना, और आंसर में पहले ऑप्शन में सेकंड में दे रखा होता, तो हमें चेंज करना पड़ता। यूनिट का ख्याल रखना है। तीसरा पार्ट हमसे पूछा है कि किसी भी टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो B और C का, बताइए कितना आएगा किसी भी टाइम t पर? K1 अपॉन K2। कितना आ गया? अब इसका कंक्लूजन क्या है वो समझो। अगर दो पार्ट ये बनेगा तो ये कितना पार्ट बनेगा? 3 पार्ट। आप समझ रहे हैं? अगर 2 मोल इधर चले गए तो 3 मोल इधर चले, टोटल कितने खत्म हुए? 5। अब आप इसको देखना, इसमें चौथा पार्ट क्या पूछेगा? फ्रैक्शन ऑफ B इन प्रोडक्ट। B इन प्रोडक्ट, बोलो क्या फ्रैक्शन होगा? फ्रैक्शन होगा 2 पार्ट हैं, टोटल कितने खत्म हुए? 5।
तो 0.4 और 100 से गुणा कर दूं तो 40%। परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा कर देंगे। फ्रैक्शन हमेशा एक में से बताया जाता है, फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा होता है। परसेंटेज जो है वो 100 से गुणा करके फ्रैक्शन को लाया जा सकती है। 5वां पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ बी सी इन प्रोडक्ट। सी इन प्रोडक्ट बोलो, बताओ क्या आएगा? इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 0.6, 60%। इसका क्या मतलब है? 40% और 60% का, यानी जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में बी का परसेंटेज ये है और सी का परसेंटेज ये। समझिए, क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि आपसे के टोटल, ओवरऑल हाफ लाइफ, बी और सी का रेशियो, या फिर बी का फ्रैक्शन, सी का फ्रैक्शन। और अगर क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पे चला जाए, छठा पार्ट ही पूछ लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड बाद कॉन्सेंट्रेशन बी पूछी तो मुझे क्या पूछा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बी की कॉन्सेंट्रेशन 10 सेकेंड बाद बराबर K1/K1 प्लस K2। अच्छा, हमें शुरू में बोल दिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर या 0.1 मोलर। ए नोट का मतलब क्या है? ए नोट का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो 0 पॉइंट, ये ए नोट हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू। अब ये थोड़ा सा सोल्व करना मुश्किल होगा, जेई में अगर आता है तो डेटा सिंपल रखेगा ताकि आप आसानी से निकाल सको, है ना। तो यहां से अपन अपने पास क्या क्या चीज है? K1 है, K2 है, ए नोट अपने पास है, और टाइम टी कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है ना। तो हम क्या निकाल सकते हैं? बी की कॉन्सेंट्रेशन 10 सेकेंड बाद। इसको वेरी कर सकता है, 20 कर दे, 25 कर दे, ठीक है ना। अगर ये 25 कर देगा तो ये चीज चेंज होगी। इक्वेशन दिखाई दे रही है, सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सी की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले 10 सेकेंड बाद, तो किसका यूज कर लेंगे, है ना। तो इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है। आज ये स्टॉप कर दो। अब लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो किया था सबसे पहले पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर में हमने लिखा था कि ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है ये K1, ये K2। सबसे पहला जो फार्मूला अपन ने लिखा था वो क्या लिखा था? K टोटल बराबर K1 प्लस K2। सही है। अगला फार्मूला हमने लिखा था बी की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर K1 ए नोट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 टी, सॉरी K नोट टी, यानी K नोट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। सी का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर K2 ए नोट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K नोट। सही। और इसके बाद B का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C का कॉन्सेंट्रेशन टाइम T के बाद ये कितना आया था? K1/K2। और अगर फ्रैक्शन पूछा जाए कि B का कितना फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा? K1/K1 प्लस K2। एक रिजल्ट और डिराइव कर रहे हैं हम यहाँ पे इस वाले केस में कि K नोट हमने लिख दिया K1 प्लस K नोट को मैं लिख सकता हूं ए नोट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर K1 की जगह A1 ई की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी प्लस A2 ई की पावर माइनस ई ए 2 अपॉन आर टी। हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी।
अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा ए नोट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी माइनस ई अपॉन आर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा ए वन ई की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी माइनस ई ए 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए टू ई की पावर माइनस ई ए 2 अपॉन आर टी माइनस ई ए 2 अपॉन आर और माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये चीज कैंसिल हो जाएगी यहां से, और इसकी जगह मैं वापस क्या लिख सकता हूं, के नॉट। तो जब आप सोल्व करोगे तो के नॉट ई ए बराबर यहां आ जाएगा के वन ई ए 1 प्लस के टू ई ए 2। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें इधर लाके डिवाइड करो इसे। के नोट को हम क्या लिख रहे हैं, के नोट को हम लिख रहे हैं के वन प्लस के टू। तो मैं सिंपली ये कर दूं के वन ई ए 1 प्लस के टू ई ए 2 अपॉन के वन प्लस के टू, और इसको मैं आगे बढ़ा दूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजल्ट आप याद रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरेलल रिएक्शन में दो रिएक्शन है, दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया और के दे दिया, तो हम उससे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, के वन ई ए 1 प्लस के टू ई ए 2 अपॉन के वन प्लस के टू, और रिएक्शन दो से ज्यादा हो रही होगी एक साथ, तो फिर हम इसे ही आगे बढ़ा देंगे के वन ई ए 1 प्लस के टू ई ए 2 प्लस के थ्री ई ए 3 अपॉन के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, N1B और इधर मैं कर रहा हूं N2। अब जब ये करके हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, तो मैं रेट R1 लिखूंगा K1A, ठीक है, बराबर माइनस DA बाई DT फॉर 1, ये 1 रिएक्शन मान ली, ये 2 मान ली, बराबर प्लस DB अपॉन DT अपॉन N1। सही है। और दूसरा R2 में क्या लिखूंगा, K2A बराबर माइनस DA अपॉन DT फॉर 2 बराबर, ये C कर देता हूं, बराबर प्लस DC बाई DT अपॉन। लास्ट क्लास में इन दोनों को हमने जोड़ के लिखा था DA बाई DT, डेरिवेशन देखिएगा, और वहां से हमने ये रिजल्ट निकाला था। तो ये रिजल्ट सेम इसके लिए भी आएगा अगर मैं कोफिशिएंट क्या ले लूं रिएक्टेंट्स का, N1 और N2। लेकिन जब आप dB बाई dt निकालोगे तो N1 इधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। यानी चेंज क्या आएगा कि जो यहां पर एक्सप्रेशन आया है BT का, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, N1 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, ये इधर गया इसके साथ, और ऐसे ही जब हम C निकालेंगे तो N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके आगे क्या आ जाएगा। जब हम ये कर चुके हैं तो BT अपॉन CT का रेशियो कितना हो जाएगा, BT अपॉन CT का रेशियो K1 अपॉन K2 की बजाय क्या हो जाएगा, N1 K1 अपॉन N2 K2। बात समझ में आ गई है। ये का चीज बिल्कुल यही चलेगा एक्टिवेशन एनर्जी का। अब इसमें मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे होगा, फर्क समझ में आ गया। अगर कोफिशिएंट N1 N2 नहीं लिखता, रिजल्ट यही आता K1 प्लस K2, ये N1 हट जाता, N2 हट जाता, ठीक है। लेकिन अगर N1 N2 आ गया है, ये रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, डिराइव करेंगे तो ये दोनों चीजें वहां भी थी, इस पे चेंज नहीं आने वाला है क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है अभी भी। ये चेंज हो जाएगा और यहाँ N1 और यहाँ N2 आ जाएगा, ताकि रेशियो क्या आ जाए, N1 K1 अपॉन। अब इस पे बेस्ट एग्जांपल कैसे है, ऐसे मान लो मैं B बना रहा हूं 2B,
इसके लिए 4 सेकेंड इनवर्स, और इसके बाद यहां पर 3b बना रहा हूं, और इसको मैंने कर दिया 6 सेकेंड इनवर्स k1 बराबर k2 बराबर। हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट, k टोटल बताइए, तो वो तो क्या हो जाएगा k1 प्लस k2, अभी भी कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, सही है। अगर मुझसे पूछा जाए ओवरऑल हाफ लाइफ बताओ, तो t हाफ ओवरऑल बराबर ln2 अपॉन k टोटल रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए कि b और t का रेशियो, b और c का रेशियो एट टाइम t, तो ये क्या हो जाएगा n1 k1 अपॉन, बताइए कितना हो जाएगा, n1 2 4 अपॉन 6 इंटू 3 बराबर 8 अपॉन 80, ठीक है ना। जब कोफिशिएंट होंगे तो अपन उनको साथ में लिखकर सोल्व करेंगे, n1 k1 अपॉन n2 k2। और अगर मुझसे पूछा जाए कि b का फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ b इन प्रोडक्ट, b इन प्रोडक्ट, बताइए क्या होगा, बराबर 8 पार्ट ये है, टोटल कितने हो गए 8 प्लस 18, बात समझ गए। अगर ये 8 पार्ट है तो ये 18 पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितने हो 26 पार्ट, 26 पार्ट में से कितना पड़ा हुआ है 8 पार्ट, और परसेंटेज निकालनी हो तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुणा करें, फ्रैक्शन होगा हमेशा 1 में से, नोट करो फटाफट। ए से बी k1 और c k2, हमसे पूछा है कैलकुलेट टाइम व्हेन concentration of A, B and C are equal, A, B and C are equal, ये हमें टाइम मालूम करना है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ए से कहाँ जा रहा है बी में, और साथ में किसमें जा रहा है सी में। टी बराबर 0 पर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लू ए, तो ये दोनों 0 0 मान लो, शुरू में कुछ नहीं बना। टाइम टी पर ए में से मैं एक्स तोड़ दूं तो ये कितना मान लू एक्स, और अगर मैं यहां से वाई तोड़ लूं तो ये कितना मान लू, सही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम टी पर हम कह सकते हैं कि टाइम टी अगर मैंने ले लिया है तो टाइम टी पर ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स माइनस वाई, बी टी इज इक्वल टू एक्स, और सी टी इज इक्वल टू वाई। आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला लिखा है बी टी अपॉन सी टी इज इक्वल टू k1 अपॉन बराबर क्या हो गया x अपॉन, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि k1 इज इक्वल टू k2 है, k1 इज इक्वल टू k2 क्वेश्चन में दे दिया मैंने, इसका मतलब x बराबर क्या होगा y, सही। अच्छा, इसमें जब अपन k लिखेंगे k टोटल, तो k टोटल क्या होगा k1 प्लस k2, इसको मैं लिख सकता हूं आइदर 2k1 या क्या लिख सकता हूं 2k2, और k टोटल हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एलन, यहां क्या आएगा इनिशियल ए नोट अपॉन फाइनल ए टी, फर्स्ट ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में ए के रेफरेंस में, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टी एलन, ए नोट की जगह ए और नीचे ए माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक। अब x और y को एक ही टर्म्स में अपन रिप्रेजेंट करें तो ए टी इज इक्वल टू कितना लिखा है अपन ने, ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स माइनस वाई, और ये दोनों बराबर है तो a माइनस ही कितना हो जाएगा 2x, सही है। और a माइनस 2x है और तीनों बराबर हैं, ए टी इज इक्वल टू बी टी इज इक्वल टू सी टी इज इक्वल टू सी टी, ये है a माइनस एक्स माइनस वाई
बराबर x बराबर y। बताओ यहां से क्या सोल्व कर सकते हैं अपन, बताइए। x इज इक्वल टू a/3, सही है। अगर मैं इसे उठा के यहां रख दूं, या यही चीज y है, तो k टोटल कितना हो जाएगा, बराबर 1/t ln a अपॉन, यहां क्या आ जाएगा, a माइनस a/3 माइनस a/3, कितना आ जाएगा सोल्व करके, k टोटल इज इक्वल टू 1/t ln 3 आ जाएगा। और k टोटल को मैं क्या लिख सकता हूं, 2k1, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2k1 ln 3 या 1/2k2 ln। एक बार और समझ लीजिए क्या करना पड़ता। हमें एक क्वेश्चन में बोला है, या k1 बराबर k2 नहीं भी बोले मान लो, उससे भी इसकी भी जरूरत नहीं है बंदा। इधर आते हैं, कैलकुलेट टाइम व्हेन ए बी सी आर इक्वल। ठीक है, ए से बी बन रहा है, सी बन रहा है। शुरू में ए माना, ए में से x तोड़ा तो x इसमें चला गया, y तोड़ा y इसमें चला गया, सही। अब इधर आ जाते हैं अपन, टाइम t पर ये तीनों बराबर है। ठीक है, टाइम t पर ये तीनों बराबर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं c। तो टाइम t पर at इज इक्वल टू bt इज इक्वल टू c। इसको लिख सकता हूं a माइनस एक्स माइनस वाई, इसको x और इसको y। तो जब आप यहां से सोल्व करोगे तो यहां सोल्व करने पर x बराबर क्या आ गया, a/3, और यही चीज किसके बराबर हो जाएगी, इधर आ जाता है। bt अपॉन ct का रेशियो हमेशा क्या होगा, k1 अपॉन k2, और हमें पता है x बराबर y है, तो ये क्या हो गया 1, ये 1 हो गया, तो k1 बराबर क्या हो गया, k2, सही है। अब अपन को किससे मतलब है, a से मतलब है, यानी मैं लिख सकता हूं k टोटल बराबर k1 प्लस k2, चूंकि दोनों बराबर है मैं इसको क्या लिख दूं, 2k1, इसको क्या लिख दूं, 2k2। तो k टोटल बराबर 1/t ln a नोट अपॉन at, a नोट की जगह a और at की जगह a माइनस एक्स माइनस वाई। x और y की वैल्यू मैंने उठा के यहां से रख दी, कौन सी वैल्यू, तो ये चीज क्या बन जाएगी, इस चीज को मैं लिख सकता हूं ln 3 1/t k टोटल, और k टोटल की जगह 2k1 या 2k2, और t निकालना है मुझे जब तीनों बराबर है, तो t इज इक्वल टू 1/2k1 ln। ये बात समझ आ गई सबको, नोट कीजिए फटाफट। a से मैं ले रहा हूं 2b और यहां 3c। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a is a naught and at time t it is at। express at in terms of a naught। ये मुझसे पूछिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। ए से हम बना रहे हैं 2b और साथ में बना रहे हैं 3c। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसे ले लिया a नोट, तो टाइम t पर a नोट में से मैंने मान लीजिए तोड़ दिया x, तो इधर कितना बन जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैंने x मोल खत्म करवा दिए, 1 से 2 बनते हैं, तो 1 से ये कितना बन जाएगा। अगर मैंने y खत्म करा दिया तो ये कितना बन जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए टी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगी, ए नोट माइनस एक्स माइनस वाई, सही है, ए नोट माइनस एक्स माइनस वाई। और बी टी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इज इक्वल टू 2x, और सी टी कितनी है 3y। तो मैं ए टी को क्या लिख सकता हूं, ए टी इज इक्वल टू ए नोट, एक्स की जगह क्या लिख दूं, बी टी अपॉन 2, और इधर क्या लिख दूं, सी टी अपॉन। तो रिलेशन आ जाएगा ए नोट बराबर ए की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर प्लस बी की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर अपॉन 2 प्लस सी की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर अपॉन।
समझ गए भाई ये बात? ए को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? ए टी बी टी और सी टी की टर्म में। इसी एक्सप्रेशन को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बात समझ आएगी सबको? एक्स तोड़ा कितना बन गया? 2x। वाई तोड़ा कितना बन गया? तो हमने ए टी को लिखा है नोट माइनस एक्स माइनस वाई, बी टी 2x, सी टी 3y, और उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करना है अपन। इक्वल नहीं मान रहे अपन, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इफ इट इज इक्वल। वो तो क्वेश्चन का है, वो थ्योरी का पार्ट थोड़ा है। तो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, कैलकुलेट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी आर इक्वल। एग्जाम्पल है ए से K1 बी 60% यील्ड और सी बना है 40% यील्ड। इफ हाफ लाइफ फॉर A to B is 12 seconds, calculate overall half life। कैलकुलेट ओवरऑल हाफ लाइफ। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले अपन ये देखें कि बी और सी का रेशियो क्या है। 60/40 बोलो ये नहीं। यील्ड को अपन कैसे लिखेंगे? परसेंटेज यील्ड, बी की परसेंटेज कितनी है, इज इक्वल टू K1/K1 प्लस K2 इंटू 100 बराबर 60 दे दिया। और सी की परसेंटेज कितनी है? K2/K1 प्लस K2 इंटू 100 बराबर मुझे कितना दे दिया? 40। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? 60/40। ये चीज कितनी आ गई? 3/2। ये चीज क्या हो जाएगी? सही है। K1/K2 दे दिया मुझे। तो अब आप ये देखो कि मैं 3/2 को क्या लिख सकता हूं? T2/T1। ये कैसे लिखा जा सकता है बोलो? K1 बराबर क्या होगा? ln2 हाफ लाइफ T1 और K2 क्या होगा? ln2 हाफ लाइफ T2। तो K1/K2 के रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूं? अब बताओ क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ फॉर A to B इज 12 सेकेंड। तो ये चीज 12 सेकेंड दे दी, सही ना? 12 सेकेंड दे दिए तो मैं क्या निकाल लूंगा? T2। अब T2 आ गया तो आपको एक रिलेशन मैंने बताया होगा 1/T ओवरऑल बराबर 1/T1 प्लस 1/T2। यहां से सोल्व करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी? ओवरऑल हाफ लाइफ, जो कि पूछा है। हम एक और दूसरे अल्टरनेट तरीके से कर सकते थे कि इस हाफ लाइफ से मैं K1 निकाल लेता, सही है, और K टोटल निकाल लेता K1 प्लस K2 करके, और रिलेशन इसमें ये था। और फिर जब K टोटल निकाल लेता तो फिर उससे मैं क्या निकाल सकता था? T, या फिर शॉर्ट में ऐसे। ये फॉर्मूला भी लिखा चुका हूं मैं। देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये 60% यील्ड है और ये 40% यील्ड है। इसका मतलब ये 6 मोल बनेंगे तो ये 4 मोल बनेंगे। तो किसी भी टाइम T पर इनका रेशियो क्या होगा? 60/40। ये क्या होता है? K1/K2। ठीक है, K1/K2 का रेशियो यहां से T2/T1 हो जाएगा। T2/T1 में से मेरे को पहली रिएक्शन का हाफ लाइफ दे दिया है, इसका हाफ लाइफ 12 सेकेंड है, तो T2 आ जाएगा। दोनों रिएक्शन का हाफ लाइफ पता लग गया, तो ओवरऑल हाफ लाइफ पूछा है, नेट हाफ लाइफ। तो ये 1/T नोट कर लो फटाफट। ये वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बातें बंद कर दो भाई। रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर जो है, अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन को लिख दूं A से B और इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, या मैं इसको K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। और कंडीशन ये है कि दोनों रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है
बैकवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो सबसे पहला काम तो मैं करूं कि t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं इसे a नोट मान लूं और ये 0 मान लूं, तो t इज इक्वल टू t पर a नोट में से मैं कितना तोड़ूं x, ये कितना बन जाएगा x बन जाएगा। और t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर a नोट माइनस x इक्विलिब्रियम तोड़ा हमने, तो ये कितना बन जाएगा x। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं कि अगर ये x टूटेगा तो ये x ही बनेगा, क्यों? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। ये x इक्विलिब्रियम टूटेगा तो ये भी कितना बनेगा, सही है। अगर मैं इस वाली रिएक्शन के लिए k इक्विलिब्रियम लिखूं तो k इक्विलिब्रियम क्या आता है, k फॉरवर्ड अपॉन k बैक। इसे मैं लिख सकता हूं b अपॉन a, सही है, इक्विलिब्रियम पर k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड का रेशियो होता है k इक्विलिब्रियम, और k इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो b अपॉन a का रेशियो ये आ गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्विलिब्रियम अपॉन a नोट माइनस x इक्विलिब्रियम, सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको इधर, a नोट kf माइनस x इक्विलिब्रियम kf बराबर x इक्विलिब्रियम kb, इसको इधर ले जाऊं मैं तो x इक्विलिब्रियम बराबर मैं लिख सकता हूं a नोट kf अपॉन k प्लस k। इसका यूज अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। वैसे यहां तक तो कोई ज्यादा खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, इसका कम ही यूज होगा। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं a से b तोड़ लूं रिएक्शन को दो हिस्सों में। ये पहली रिएक्शन k फॉरवर्ड, मैंने क्या किया है, a से b मैंने तोड़ लिया है, k फॉरवर्ड इसका रेट कांस्टेंट। तो R1 बराबर हम क्या लिखते हैं, kf इंटू ए पावर 1, kf इंटू ए पावर 1 बराबर माइनस डी बाई डी टी, कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट, बराबर प्लस dB बाई डी टी, कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट। इसी के लिए मैं बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं, बैकवर्ड होगा B से A, और इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, Kb। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसके लिए R2 क्या लिख सकता हूं, R2 बराबर, R2 लिख सकते हैं Kb इंटू बी की पावर 1 बराबर माइनस dB बाई डी टी फॉर 1 सेकेंड, सॉरी, बराबर प्लस dA बाई डी टी फॉर सेकेंड, सही है। ये एक्सप्रेशन लिखना तो अपन सीख चुके हैं, ठीक है ना। A से B और B से A, जब A से B लिख रहे हैं तो KF आ रहा है, और जब B से A लिख रहे हैं KB आ रहा है। तो R1 बराबर KF A और R2 बराबर, बाकी एक्सप्रेशन तो अपन लिखना जानते ही, ये वाला था। अब अगर मुझसे बोला जाए कि dA बाई डी टी ओवरऑल या टोटल, तो किसका सम होगा, dA बाई डी टी फॉर फर्स्ट प्लस dB बाई डी, सॉरी, dA बाई डी टी फॉर सेकेंड। ये चीज भी अपन देख चुके हैं। किसी का भी टोटल रेट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ 1, 2 और 3। तो मैं dA बाई डी टी को यहां से क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू dA बाई डी टी इसकी जगह माइनस KF A, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस KB इंटू B। अब अगर मैं यहां से इसको डिराइव करना चाहूं, थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल जब आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे तो वेरिएबल यहां दो है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है और टाइम के साथ ये भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आएगा, जैसे मान लो आ गया dx अपॉन x प्लस वाई, क्या हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे अगर y भी वेरिएबल हो तो, नहीं कर पाएंगे। बात समझ में क्या बोल रहा हूं, अगर dx अपॉन x इंटू वाई का इंटीग्रेशन पूछा जाए और दोनों वेरिएबल हो, तो फिर मुझे हटाना पड़ेगा ना, एक ही वेरिएबल में करना पड़ेगा। वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर में भी किया था, याद हो तो। डी ए की जगह क्या लिख दूं, ये 80 पर है,
तो ये ए नोट माइनस एक्स अपॉन डी टी बराबर इधर कितना होगा माइनस के एफ, ये क्या आ जाएगा ए नोट माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा के बी, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी बराबर यहां आ जाएगा माइनस के एफ ए नॉट प्लस एक्स इंटू के एफ प्लस सॉरी के बी माइनस के बी प्लस के एफ, सही है ना, चेक कर लेना इस चीज को, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कैसे आया समझ के बात को, डी ए बाई डी टी टोटल निकाला कैसे 1 + 2 और 1 और 2 का एक्सप्रेशन मैंने उठाया, एक तो ये वाली चीज ठीक है ना, और दूसरी चीज में क्या निकाल रहा हूं नहीं, एक तो ये वाला एक्सप्रेशन निकाला और दूसरा कौन सा निकाला, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर है, टोटल के बराबर, डी ए बाई डी टी रखा माइनस के एफ है। अब वेरिएबल दो आ रहे हैं, हटाने के लिए मैंने इनकी कॉन्सेंट्रेशन रख दी, ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स और एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यह आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी, इधर इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखिए, ठीक। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन, इसको मैं नीचे ले आऊं, x के एफ प्लस के बी माइनस के एफ ए नोट बराबर माइनस डी, लिख सकते हैं अपन ऐसा। इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो टाइम का, कहां से कहां तक करते हैं, 0 से t तक, और इसका इंटीग्रेशन करना हो x का 0 से x, अब यहां बच्चा गलती करेगा, लिमिट क्या लगेगी वो वेरिएबल डिसाइड करेगा, वेरिएबल a नहीं है, अगर वेरिएबल a होता तो लिमिट a नोट से at आती, लेकिन वेरिएबल क्या है x। जब t की वैल्यू 0 थी तो डिसोसिएशन अमाउंट 0 था, और जब t की वैल्यू t है तो डिसोसिएशन अमाउंट कितना है x। तो टाइम की लिमिट क्या लगने वाली है 0 से t, और x की लिमिट क्या लगने वाली है 0 से। बात समझ आ गई है। अब इसे अपन इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, नोट कर लो फटाफट। 0 से x dx अपॉन x के एफ प्लस के बी माइनस के एफ ए नोट बराबर माइनस इंटीग्रेशन 0 से t dt। तो ये चीज तो क्या हो जाएगी माइनस t, बोलो dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट 0 से ही पुट करेंगे t, तो ये माइनस t हो गया। इसके ऊपर आता है अपन, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ln x, इसको कैसे कर दूं, ln x इंटू के प्लस के बी माइनस के एफ ए नोट, सही है, अपोन में क्या आएगा k प्लस के बी, और लिमिट 0 से x बराबर माइनस टी। बताओ कैसे, dx अपॉन ax का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो a कांस्टेंट तो जो है वो बाहर आएगा, ठीक है ना, बाद में सोलो के, ये बन जाएगा k प्लस के। अब यहां से अपन लिमिट पुट करें तो मेरे पास आएगा ln x के एफ प्लस के बी माइनस के एफ ए नॉट, ठीक, माइनस जब अपन लिमिट पुट करते हैं तो एक बार x रखते हैं एक बार 0 रखते हैं, जब मैं x को यहां रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा टर्म, माइनस ln ये क्या हो जाएगा माइनस के एफ ए नॉट बराबर, इसको मैं मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊं तो आ जाएगा माइनस के प्लस के बी इंटू टी, सही। अगर मैं यहां ln x माइनस ln y को सोल्व करूं तो ये बन जाएगा ln, ये डिवाइड होगा इधर आके, डिवाइड होगा तो इसको लिख दूं 1 माइनस एक्स के प्लस के बी अपॉन नीचे क्या जाएगा के एफ ए नोट बराबर माइनस के प्लस के बी इंटू,
सही है। ये मैं इधर मल्टीप्लाई करके ले गया इसके साथ, लिख दिया, लिमिट पुट कर दी मैंने। अब मैं ln को उधर ले जाऊं, जब ln उधर जाएगा तो e की पावर में आ जाएगा। अगर ये e की पावर में आएगा तो बताइए क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये बनेगा 1 माइनस एक्स के प्लस के बी अपॉन ए नॉट के एफ बराबर ई की पावर माइनस के प्लस के बी इंटू टी। अगर मैं यहां इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो रीअरेंज करके एक्स आ जाएगा के एफ ए नॉट अपॉन के प्लस के बी, ठीक, और यहां अंदर आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के प्लस के बी इंटू टी। और ये x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। अब ये रिजल्ट ध्यान से देखना, हमें याद क्या करना है, जो रेडिएशन हमने किया है उसमें आपको ये चीज याद करनी है। और ये वही रिजल्ट है जो थोड़ी देर पहले पैरेलल में आया है। पैरेलल में जब अपन ने B का कॉन्सेंट्रेशन निकाला था तो क्या आया था, एक K1 अपॉन K1 प्लस K2। बोलो, मैंने KF को K1 मान लिया और KB को K2 मान लिया, ये रिजल्ट था। और 1 माइनस ई की पावर माइनस K नॉट T आ रहा था, फिर K नॉट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इसका मतलब इसको याद करने की टेंशन तो खत्म हो गई। जो पैरेलल वाला रिजल्ट था वही रिजल्ट यहाँ पर है, सिर्फ अंतर यह है KF की जगह K1 कर दो और K2 की जगह KB कर दो। ये बात समझ आ गई सबको। हमें ये जो डेरिवेशन है इसका सिर्फ रिजल्ट याद करना है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो देख रहे हैं। एग्जाम्पल हमें दे दिया A से B और K फॉरवर्ड इज इक्वल टू 6 सेकेंड इनवर्स, K बैकवर्ड इज इक्वल टू 4 सेकेंड इनवर्स। पहला पार्ट मुझसे पूछ लिया कि K इक्विलिब्रियम बताइए कितना होगा, बोलिए। K इक्विलिब्रियम क्या होगा, K फॉरवर्ड अपॉन कितना आ गया, 3/2, सही है। दूसरा पार्ट हमसे पूछा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 0.0693 सेकेंड if initial concentration of A is 0.1 मोलर। क्या पूछा है, concentration of B after this second if initial concentration of A is 0.1 मोलर। इसका मतलब इस फॉर्मूले में मुझसे क्या पूछा है, ये पूछा तो B 10 सेकेंड के बाद 0.0693 सेकेंड के बाद कितना होगा, बराबर K फॉरवर्ड A नोट, K फॉरवर्ड 6 इंटू 0.1 अपॉन 6 प्लस 4। ये बात समझ पा रहे हैं, K फॉरवर्ड A नोट अपॉन K फॉरवर्ड प्लस KB। यहां अंदर आएगा 1 माइनस ई की पावर K प्लस KB कितना हुआ, 10 इंटू 0.0693। बोलो क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ माइनस आएगा। यहां कितना आ जाएगा, ये 10 से आएगा 0.6 और ये 1 माइनस 1/2 कैसे आ गया डायरेक्ट, ई की पावर माइनस 0.693 अपन पहले कर चुके हैं, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 0.03 मोल। बस मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके का बन सकता है। और अगर हमसे पूछ ले कि कॉन्सेंट्रेशन ए कितना है, तो ए कितना होता है, ए नोट माइनस एक्स, और ये बी नोट कितना मान लू, एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.03 बराबर 0.0। ठीक, समझ आ गई बात ये। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो सबसे पहले तो के इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड करना है, और कॉन्सेंट्रेशन बी टाइम टी के बाद आ गया
kf a नॉट अपॉन k प्लस के बी 1 माइनस ई की पावर माइनस k प्लस के बी इंटू टी। यहां रखकर मैंने सोल्व किया, बीटी निकाल लिया। अब बीटी के बाद एटी निकालना होगा, तो एटी कैसे आता था कि ए से हम बना रहे हैं बी को, टी जीरो पर 0.1 है, ये जीरो है, तो 0.0693 के बाद 0.1 माइनस एक्स टूट गया तो एक्स हो गया। अगर ये एक्स मैंने निकाल लिया 0.03 तो ये निकाल सकता हूं ना मैं, ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन मैक्सिमम रिवर्सिबल पे ये पूछा जा सकता है। अब हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, जो नेक्स्ट और लास्ट केस है सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल या हम इसको बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो हम ए ले रहे हैं और ये सारी किस केस में पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर। तो ए से सबसे पहले हमने बी बनाया और बी से हम एक तरह से सी बना रहे हैं, यानी बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा बी। पहले ए बी में कन्वर्ट होगा और बी आगे जाके सी में कन्वर्ट होगा। इसके लिए रेट कांस्टेंट में K1 मान रहा हूं, इसके लिए K2। T इज इक्वल टू 0 पर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी A नॉट, ये 0। शुरू में इनिशियली हम A को ले रहे हैं सिर्फ, थोड़ी देर बाद A से B बनेगा और B से C बनेगा। तो मैं यहाँ T इज इक्वल टू T पर A नोट में से X अमाउंट तोड़ देता हूं, तो इधर कितना बनेगा X, उसमें से Y टूटेगा और ये Y इसमें जाएगा। और मैं इस चीज को जो है सपोज करो यहाँ Z तोड़ देता हूं मैं, ये Z बनाया मैंने और इस चीज को मैंने बोल दिया Y। समझिए क्या बोल रहा है अपन, A नोट शुरू में लिया, A नोट में से X अमाउंट तोड़ा, X इसमें गया, पर उस X का भी कुछ अमाउंट किसमें चला जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। तो ये Z अमाउंट तोड़ा, इधर Z बन गया, ये चीज मैंने Y बोल दी। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन A की T टाइम पर तो है A नोट माइनस एक्स, और कॉन्सेंट्रेशन B की T टाइम पर है Y, और कॉन्सेंट्रेशन C की T टाइम पर हमने मान लिया Z। अब डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मैंने पहले रिएक्शन लिखी A से B, जिसके लिए रेट कांस्टेंट है K1, इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इसके लिए रेट क्या लिख सकता हूं, R1 इज इक्वल टू K1 A की पावर 1 बराबर माइनस DA अपॉन DT, यहाँ 1 इज इक्वल टू प्लस DB बाई DT फॉर 1। ऐसा हम लिख सकते हैं पहली रिएक्शन के लिए, जो हम कौन सी मान रहे हैं, A से B के लिए, ठीक। दूसरी रिएक्शन में लूं B से C के लिए, इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 दिया हुआ है मैं, तो इसके लिए R2 में कैसे लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू K2 इंटू B की पावर 1 इज इक्वल टू, यहां हम इसे लिख सकते हैं माइनस DB बाई DT फॉर सेकेंड बराबर प्लस DC बाई DT फॉर सेकेंड, सही। अब सबसे पहले तो मैं रिलेशन कौन सा ले रहा हूं, पहला वाला रिलेशन ये वाला। अगर मैं K1 A की पावर 1 बराबर माइनस DA अपॉन DT कर रहा हूं, ठीक, मैं इसको लिख सकता हूं DA अपॉन A इज इक्वल टू माइनस K1 DT। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन तो ये चीज आ जाती है AT इज इक्वल टू A नॉट E की पावर माइनस K1T। ये रिलेशन किसके लिए, A के लिए, ये तो हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इस रिलेशन से हम सोल्व करके जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर किया था उसी तरीके से हम रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं। ये इसका मतलब, इसका अगर कर्व देखा जाए AT वर्सेस T का, तो कैसा आने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हुए कम होता जाएगा।
ये ऑब्वियस है क्योंकि ए रिएक्टेंट है, तो ए को टाइम के साथ क्या होता जाना है, कम होता जाना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फार्मूला किसके लिए, ए के लिए। अब हम फार्मूला निकालेंगे बी के लिए, ठीक है ना। तो बी किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरह से इंटरमीडिएट की तरह। ये चीज समझ गए होंगे। ए से बी बना रहे हैं पहले, बी से सी बना रहे हैं, K1 K2, ठीक है। शुरू में ए नोट लिया, इधर एक्स तोड़ा, ये वाई अमाउंट बन गया, ये जेड अमाउंट बन गया, ठीक है। इधर अपन ने पहली रिएक्शन तोड़ के लिखी ए से बी, और इसके लिए माइनस DA/dt इज इक्वल टू K1A, और इस रिजल्ट को यहाँ लेकर मैंने ए का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस K1T। और दूसरी रिएक्शन है बी से सी, जिसके लिए R2 लिख लिया, K2 इंटू बी इज इक्वल टू माइनस dB/dt अपॉन 1 इज इक्वल टू प्लस dC/dt अपॉन 2, ठीक, नोट कर लो। है बी के लिए रिजल्ट डिराइव करें तो dB/dt टोटल, dB/dt टोटल अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आएगा dB/dt फॉर फर्स्ट रिएक्शन, एल्जेब्रिक सम लिख रहे हैं, dB/dt फॉर सेकेंड रिएक्शन। ये दोनों एक्सप्रेशन हम कहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहां से। ये फर्स्ट के लिए और ये सेकेंड के लिए। अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं यहां पर, तो dB/dt फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू K1 A की पावर 1, और dB/dt इधर से रखें तो माइनस K2, ठीक। अब यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व किया जाए तो B की कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पर बराबर Y, यह आएगा K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1T माइनस e की पावर माइनस K2T। यह आपको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने पर ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में क्या, चलो। तो इसको अपन यहां से इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये रिजल्ट ध्यान रखना हमें, ठीक। ये कॉन्सेंट्रेशन किसके आ गई, बी के लिए, ठीक है। अब इस केस में यहां पर हम जो है इसके लिए एक रिजल्ट देख रहे हैं सबसे पहले। तो जो पहली इक्वेशन आपको याद करनी है वो ये वाली है। इसके लिए एक रिजल्ट ये है, पहला केस, ए से बी हम ले रहे हैं और सी बना रहे हैं K1 K2। सपोज K1 ग्रेटर देन K2, इसका क्या मतलब निकल के आएगा, K1 अगर बहुत बड़ा होगा तो रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगी, यानी दिस रिएक्शन अगर K1 बहुत हाई है तो ये फास्ट होगी, और अगर K2 बहुत कम है तो ये क्या होगी, इसका मतलब मैं जैसे रिएक्शन कराऊंगा ए का मोस्ट ऑफ द पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी का, लेकिन बी का थोड़ा सा ही पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, सी। इसका मतलब ये हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन अगर ये फास्ट होगी तो इट इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड, ठीक ना। ये ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएगा तो AT तो मैं कह सकता हूं कि AT क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। और B की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में लूं तो ग्रेटर देन क्या होगी, A की कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पे। अब इसी चीज को मैं मैथमेटिकली डिराइव कर रहा हूं, कैसे कि हमने यहां पे इस चीज को कैसे बोला है, हमने बोला कि K1 ग्रेटर देन K2 है। K1 ग्रेटर देन K2 होगा तो e की पावर K1T ग्रेटर देन क्या होगा, e की पावर K2T, और e की पावर माइनस K1T इज लेस देन e की पावर माइनस K2T। लिखा जा सकता है ऐसा। और हम ये बोल रहे हैं अगर इस एक्सप्रेशन को ले लूं मैं, BT इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1, और e की पावर माइनस K2T माइनस K1T साथ है। हम किसको बड़ा मान रहे हैं, K1 को। इसका मतलब K2 को मैं नेग्लिजिबल मान लूं K1 के कंपेयर में, तो ये चीज क्या आ जाएगी, B की कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पर, इसे सोल्व करें अपन तो माइनस बचा, ये हो जाएगा A0 e की पावर माइनस K2, सही है। और A की कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पे कितनी होती है, A0 e की पावर माइनस K1T। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बताइए। ये ऊपर कर चुके हैं अपन, e की पावर माइनस K2T बड़ा है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन टाइम T पर ग्रेटर देन
कॉन्सेंट्रेशन टाइम में पर। अभी रिजल्ट अपन क्यों निकाल रहे हैं? कर्व ड्रॉ करने के लिए। कर्व कैसे ड्रॉ होगा ये देख लीजिए। हमें बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में कर्व खींचा जाए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ए रिएक्टेंट है तो ए को हमेशा खत्म होना है, जो भी रिएक्टेंट होगा वो हमेशा कम होगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से नीचे आएगा, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, सी प्रोडक्ट है तो सी को हमेशा बढ़ना है, और बी इंटरमीडिएट है यानी बनेगा और बाद में खत्म होगा। ठीक है, तो बी बनेगा और बाद में ये खत्म होने लग जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? बी की। उसके बाद सी जो है, सी तो प्रोडक्ट है तो सी बढ़ता ही जाएगा, तो सी का कर्व आएगा इस तरीके से। ये कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बी की कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिराइव किया, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि K1 बहुत ज्यादा है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। अच्छा, ये चीज नेग्लिजिबल है तो ये ऑलमोस्ट क्या बच गया? नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल क्यों बच गया उसका कारण यहाँ समझ में आ रहा है। ये रिएक्शन फास्ट है तो ए का ऑलमोस्ट सारा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी। पर बी का थोड़ा सा कन्वर्ट किस में होगा? सी, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन। और यही चीज मैंने मैथमेटिकली डिराइव करी है। अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो इसको नेग्लिजिबल कर दिया, K2 को नेग्लिजिबल कर दिया, टर्म बचा ही है। तो इसको कंपेयर करूं ए से, तो ये टर्म बड़ी है तो ये नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं BT ग्रेटर देन ए। इसका कारण यही से समझ में आ रहा है ये लास्ट में, कि अगर ये रिएक्शन फास्ट है, रेट इसकी ज्यादा है, तो लगभग सारा किस में कन्वर्ट हो गया? बी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर मैं देखूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बी की ज्यादा आएगी किससे? ए से। क्यों? क्योंकि ए का तो लगभग सारा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? बी में। समझिए बात हो? तो ये कर्व हमें इस केस में मिला है जब K1 को मैंने बहुत बड़ा ले लिया है, किससे? K2 से। नोट कीजिए फटाफट। ये रिएक्शन बहुत स्लो है और रिएक्शन फास्ट है। इसका क्या मतलब निकल के आएगा कि ए का थोड़ा सा ही पार्ट किस में कन्वर्ट होगा? बी में। लेकिन दूसरी रिएक्शन फास्ट है तो बी ऑलमोस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी में। इसका मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा तो AT ग्रेटर देन क्या आएगा? B, बिकॉज B इज नेग्लिजिबल। B इज नेग्लिजिबल। इसका क्या कारण है कि A का थोड़ा सा ही पार्ट B में गया, लेकिन वो B भी तेजी से किस में कन्वर्ट हो गया? C में। यही चीज हम मैथमेटिकली इधर डिराइव कर रहे हैं। हमने बोला है कि K1 लेस देन K2 है। इसका मतलब e की पावर K1t लेस देन क्या होगा? e की पावर K2t। और माइनस साइन ले लूं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी दिस इज ग्रेटर देन, तो अब की बार ये टर्म क्या है? नेग्लिजिबल। सही। अब मैं यहां से अगर नेग्लिजिबल मानूं, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसे, K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1t। अब आप ये देखो कि कौन सी टर्म को हमें नेग्लिजिबल मानना चाहिए। K1 लेस देन K2 मान रहा हूं, तो इसका मतलब K1 को नेग्लिजिबल मान लो, और ये टर्म बड़ी है इससे, तो इसका मतलब इसको मैं नेग्लिजिबल मान। जब आप सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है बताओ? BT इज इक्वल टू, BT आ जाएगा K1 अपॉन K2 A नॉट e की पावर माइनस K1t, और AT क्या है? A नॉट e की पावर माइनस K1t। सही है। मैं दोनों का रेशियो ले लूं तो BT अपॉन AT क्या आएगा? K1 बाई K2, और ये लेस देन क्या आएगा? 1। इसका मतलब BT इज लेस देन AT। ये बात समझ में आ गई है? ये चीज हम यहीं से बोल रहे थे। B नेग्लिजिबल है किसके कंपेयर में? A के कंपेयर। ठीक। तो K1 बाई K2 ये लेस देन 1 है, तो K1 इसका मतलब मैं कह सकता हूं BT इज लेस देन AT। ठीक है ना? और उसका कारण समझ गया आप। पहली रिएक्शन बहुत स्लो है। अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं इधर, तो कर्व किस तरीके से आएगा इसका? यहां से हम दूसरा केस ड्रॉ कर रहे हैं जब K1
लेस देन क्या हो K2। तो अब हम ये कहेंगे कि A का कॉन्सेंट्रेशन तो आएगा इस तरीके से। इस तरीके से क्यों आएगा? क्योंकि A रिएक्टेंट है हमेशा, तो रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से डीके हो रहा है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम होते जाना है। उसके बाद B देखूं मैं, तो B इंटरमीडिएट बढ़ेगा और फिर उसके बाद घटेगा। तो कर्व इसके नीचे आएगा, ये A की कॉन्सेंट्रेशन, ये B की कॉन्सेंट्रेशन, और C इंटरमीडिएट है तो C कैसे होगा? बढ़ेगा। ये C की कॉन्सेंट्रेशन। तो कर्व जो है दोनों केस में अलग अलग होगा। यहां पर नोट कर लो इसे बराबर। B की कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पे हमने लिखा K1 A नोट अपॉन K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1T माइनस e की पावर माइनस K2T। अगर हमसे पूछा जाए टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज मैक्सिमम, अगर हम B की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं कि कब वो मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर BT, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, ठीक है, K1T, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, चलो ठीक। तो अगर मैं इस रेस्पेक्ट में इसको 0 प्रूव करूं, इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो इसको तो छोड़ दूं मैं, ये क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस K1T इंटू माइनस K1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस K2T, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस K2 बराबर क्या करना है मुझे? 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो T मैक्सिमम आएगा इज इक्वल टू, इसको यहां पे सॉल्व करें आप तो पूरा लिख देते हैं इसे अपन। इस चीज को मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस K1T, और यहां से ये माइनस K1 बराबर e की पावर माइनस K2T माइनस K2, ये कैंसिल आउट किया हमने, और इसको मैं इधर ले आऊं तो e की पावर माइनस K1 माइनस K2T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? K2 अपॉन K1, सही है। और इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर K इज इक्वल टू, रुक जाओ K2 K1 अपॉन K2, ln ले लूं तो K2 माइनस K1T इज इक्वल टू ln K1 बाई K2। तो T इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln K1 माइनस K2। नेक्स्ट में K2 माइनस K1 आएगा। मैंने दोनों तरफ उल्टा, अच्छा दोनों तरफ उल्टा कर दिया ये। इसको अगर उल्टा करूं मैं K1 बाई K1 माइनस K2, सॉरी, सही है ln K1 बाई K2, ये चीज T मैक्सिमम बराबर। अब चेक कर लो अगर आपको डाउट है तो। अपन जब मैक्सिमम हो तो हमने टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया 0, और यहां से सोल्व करने पर ये चीज आ जाएगी T मैक्सिमम 1 अपॉन K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2। और कॉन्सेंट्रेशन B की मैक्सिमम अगर निकालनी हो तो ये इसमें T रख दूं मैं मैक्सिमम वाला, तो रिजल्ट आपको यार B को मैं यहां रख दूं वहां से, और इसको डिफरेंशिएट DT इधर ले जाके डिफरेंशिएट करें, तो उसी एक्सप्रेशन से हम ये ला रहे हैं, ठीक है ना। इसका तरीका क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन हमें C नोट से 0 से CT तक करना है, और ये कहां से कहां करना है? 0 से T तक। अब ये वाला फंक्शन जो है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर माइनस K1 या नीचे K1 आएगा, K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस K1T। तो इसको आप रख के देख लेना, उसी से रिजल्ट डिराइव होगा इंटीग्रेशन के बाद, ठीक। हाई ब्रैकेट बंद हो। ए नोट K1 बाई K2 करना है यार, K2 अपॉन K2 माइनस K1, ठीक है ना। तो ये करेक्शन कर लेना, और B मैक्सिमम के बाद DC बाई DT निकालना है K2 इंटू B अपन ने यही एक्सप्रेशन लिखा, और इसको इंटीग्रेट किया DT के साथ, लिमिट T की 0 से T और C की लिमिट 0 से C नोट CT। तो CT इज इक्वल टू ये आएगा A नोट
अपॉन K2 माइनस K1 K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 t माइनस K1 1 माइनस ई की पावर माइनस K2 t।